नमस्ते बच्चों, हिंदी के इस पीरियड में आप सबका स्वागत है। चलिए तो हम लोग आज पढ़ते हैं क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से एक और नया पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। और इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों बाद तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे थे। ठीक है। फिर जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। उस पत्रिका की सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। किसका? हरिशंकर परसाई का है। बहुत बड़े व्यंग्यकार लेखक। हिंदी गद्य की विधाओं में कई पुस्तकें इन्होंने निकाली। देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या है। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। अग्रणी मतलब आगे। परसाई जी की कृतियों जो उन्होंने किए हैं, कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, एक कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये क्या है? उपन्यास है। तट की खोज, तब की बात और भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत, मुझे भी है, और अंत में निबंध। ठीक है। अंत में निबंध का निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह है। उल्लेखनीय काफ़ी प्रसिद्ध हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग एक व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा कैसी है? सामान्य बोलचाल की भाषा है, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता जो उन्होंने व्यंग किया है, उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखिए क्या है प्रेमचंद के फटे जूते में उन्होंने क्या है, थोड़ा उसके बारे में दिए हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी, कितना सादा उनका जीवन था, उसके बारे में सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। ठीक है। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या व्यंग किया है। पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र, उस समय तो भाई जिस समय प्रेमचंद थे फ़ोटो वगैरह खिंचवाने का बहुत कम ही रहा होगा, शायद ऐसे कोई खिंचवाता रहा होगा। तो प्रेमचंद का एक चित्र
मेरे सामने है, पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, कनपटी कान के पास कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं, घनी घनी मोटी मूछें हैं। पाँव में कैनवस कपड़े, जो कपड़े का जूता होता है, पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद, बंद जो जूते को बांधते हैं उसे क्या बोलते हैं, बंद, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, कोई उसमें तरतीब नहीं, ऐसे ही लापरवाही से बांधे गए हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पथरी निकल गई है। देखिए, जो लोग जूते पहनते हैं तो उसमें जो लेस होता है, फीता जो लगा रहता है, उसमें किनारे किनारे पे प्लास्टिक का या लोहे का एक हल्की सी परत होती है, जिसको लपेट देते हैं उसको, जिससे कि जूते के अंदर वो आसानी से घुस सके, जो छेद होते हैं जूता कसने के लिए, बांधने के लिए, उसमें आसानी से घुस सके। और कभी कभी वो निकल जाता है तो जो फीता होता है उसका जो आगे का मुंह रहता है वो उसमें डोरे रहते हैं, इधर उधर छितराए रहते हैं, तो वह घुसता नहीं है ठीक से। तो करने के बंद के सिरों की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में जो बंद हैं डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, जैसे तैसे उसको बांध लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि, मेरी नज़र इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक पहनावा है तो पहनने की कैसी होगी। इस फ़ोटो लोग प्रायः फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं तो बढ़िया कपड़े सज धज करके खिंचाते हैं कि फ़ोटो अच्छी आए। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब यह फ़ोटो खिंचवाने की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, जो पर डे प्रतिदिन पहनते होंगे, आते जाते होंगे इधर उधर, वह कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें, अलग पहनावे नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पूर्वज जो पहले साहित्य लिखे हैं। अब जो लेखक होता है, लेखक अपना पुरखा किसको मानता है, जो उससे पहले के लेखक हों, जो उसके पहले के लेखक है उसे अपना पूर्वज मानता है। तो मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से, जैसे लोग आजकल पैंट शर्ट पहन रहे, तो पहले पहनावा धोती था, धोती कुर्ता था, तो कह रहे हैं कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से, अगर जो धोती का आगे है उसको ज़रा सा नीचे खींच लेते तो क्या है, उससे जूता ढक जाता। तो धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक जाती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज, फ़ोटो खींचने से पहले बोलते हैं ना प्लीज़, हाँ रेडी प्लीज़, स्माइल प्लीज़, ऐसा बोलते हैं। तो फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, मुस्काए होगे। दर्द के गहरे
कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक, जब पहले जो कैमरा था जिसमें निगेटिव वगैरह रील लगती थी तो उसमें जो क्लिक की आवाज़ की बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है। क्या विचित्र है भाई? विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, मजाक है, व्यंग है। क्या व्यंग है? यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। खुद फ़ोटो खिंचा रहा है लेकिन किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह इच्छा रही हो, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी अंग्रेजी शब्द है, सीधे हिंदी में प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं त्रासदी। तो यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश मतलब दुख, तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। यह वेदना, यह पीड़ा कि क्या उस समय की परिस्थिति रही होगी। लेखक उसको महसूस करके रो पड़ना चाहता है कि एक लेखक की यह दुर्दशा। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। ऐसा लग रहा है कि मुंशी प्रेमचंद की आंखों में एक व्यंग है, एक दर्द भरा व्यंग है। एक तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लेखक कह रहा है मुंशी प्रेमचंद से कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। वर दिखाई दूल्हे को पहना कर के दिखा देते हैं दूसरे कोट मांग करके कि देखने में अच्छा लगे। कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। कितना इन्होंने बहुत बड़ा व्यंग किया है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं, इत्र वगैरह छिड़क कर भी फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। यह ऐसा क्या है? एक व्यंग है। ऐसा नहीं है कि इत्र लगा लेने से फ़ोटो में भी खुशबू आएगी। टोपी 8 आने में मिल जाती है। जो सिर पर टोपी है, टोपी 8 आने में मिल जाती है। और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। जो सिर पर है वो सस्ता है और जो पैर में है वो महंगा है। स्वाभाविक है, वो महंगी चीज़ है, बनाने में महंगा पड़ा है तो होगा ही। लेकिन यहाँ कितना बहुत बड़ा व्यंग कि जो सिर पर है टोपी है वह सस्ती है 50 पैसे की और जूता कम से कम उस समय 5 रुपये का रहा होगा। आज के समय में भी देखिए 2500, 3000, 4000 के जूते आते हैं और टोपी बहुत आती है 150, 200 रुपये की आती है। बढ़िया से बढ़िया टोपी 200, 250, 300 में मिल जाती है। आज भी जूता महंगा है
और टोपी उसकी अपेक्षा सस्ती है। तो कह रहे हैं कि जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है, अर्थात जितने में एक जूता खरीदेंगे उतने में 25 टोपियाँ आ जाएगी। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना दुख की बात है। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार उन्होंने 300 लगभग कहानी लिखी और 10-12 उपन्यास लिखे। तो तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक कह रहे हैं हरिशंकर परसाई कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठे के नीचे जो पंजा है उसके नीचे चलते चलते जो तला है उसका फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है, जो नीचे से फटा है ज़मीन से घिसता है, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर, पैनी मिट्टी जहाँ पे बलुई मिट्टी हो वहाँ पर कभी रगड़ खा करके लहू लुहान भी हो जाता है। ठीक है, घिस जाता है, चोट लग जाती है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। अंगुली भले दिख रही है लेकिन नीचे से पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। पर्दे का महत्व अर्थात अंगुली दिख रही है, चाहते तो ढक लेते लेकिन नहीं ढकी उन्होंने। क्यों? क्योंकि पर्दे का महत्व नहीं जानते हैं। पर्दा वगैरह सुने कोई परवाह नहीं है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, अपने को न्यौछावर कर रहे हैं। अर्थात पर्दा अंदर भले ही आदमी नंगा हो लेकिन दरवाजे पर पर्दा होना जरूरी है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। लेखक कह रहे तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले, मेरे उत्साह को पस्त कर देती है, गिरा देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? अर्थात वो मुस्कुराते हुए जो फ़ोटो खिंचाए हैं, लेखक ने उस मुस्कान को ही व्यंग माना है कि किस पे मुस्कुरा रहे हो, क्या मुस्कान है, क्यों व्यंग कर रहे हो। क्या होरी का गोदान हो गया? अब इसको जानने के लिए देखिए, बहुत बड़ी कहानी है। गोदान उनका बहुत ही चर्चित उपन्यास है। ठीक है, तो मैं तो यही आप लोगों को सलाह दूंगा, पूरी कहानी सुना नहीं सकता, हालांकि मैं उसे 3-4 बार पढ़ा हूँ। संक्षिप्त में यह है कि एक मजदूर रहता है, एक तरफ लू से मरता रहता है। दिन भर की मजदूरी उसे 20 आना मिला हुआ है, 1 रुपये 25 पैसे। उसे दवा का इलाज का लोग न कह करके और मर रहा है, कह रहे हैं कि गोदान करो, गोदान करो, मतलब गाय का दान करो। तो गाय लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गाय दान करते हैं कि आगे हमें चल करके वैतरणी एक नदी है जो कष्ट से भरी है, उसे पार कराने में यह गाय मेरी मदद करेगी। बाकी तो आप पूरा इस पर डीडी नेशनल का जो दिया हुआ है, बनाया है, यूट्यूब पे है। आप लोग जैसे ही गोदान लिखेंगे पूरा आ जाएगा। कहीं उसमें वह धारावाहिक है और कई खंडों में है। उसे आप लोग चाहें तो इस समय बड़े आराम से खाली हैं और देख सकते हैं मोबाइल पे। ठीक है, गोदान को बहुत ही अच्छी कहानी है, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पूरी कहानी देखने का आनंद ही कुछ और है। तो क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? बहुत अच्छी कहानी है, पूस की रात। इंग्लिश में भी यह कहानी कन्वर्टेड है, ऑन ए विंटर्स नाइट। उसे आप देखें कि एक मजदूर रहता है जो रात भर रखवाली करता है अपने खेत की, और एक रात जो है वो गहरी नींद में सो जाता है और नील गाय या जंगली जानवर आकर के उसके खेत को चर जाते हैं। वह दुखी नहीं होता है, बहुत खुश होता है कि चलिए
रात भर इस ठंड में, इस पूस की रात में, इस भयंकर ठंड में, हाड़ कपाने वाली ठंड में अब खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी और वह भी शहर जा कर के मजदूरी करता है और जो कुछ मिलता है उससे अपना जीवन यापन करता है प्रतिदिन। ये सब कहानियाँ हैं उनकी, पूस की रात। यह भी आधे घंटे की कहानी है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? अब यह भी एक कहानी है, मंत्र कहानी है, यह भी बहुत लंबी है, अगर चाहें तो यह भी है, उपलब्ध है, आप देख सकते हैं इसे। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। एक कफन कहानी है, तो उसमें क्या रहते हैं, माधव और कालू है बाप का नाम, माधव उसका बेटा है। कालू और माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो कफन कहानी भी उपलब्ध है, यह भी आधे घंटे की है कहानी, देख सकते हैं। कफन, हाँ, मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक मुंशी प्रेमचंद को जनता की लेखक इसलिए कि आम जीवन, हम लोगों के जीवन की जो घटनाएं हैं, जो आप समाज में देख रहे हैं, जो आपके आसपास गुजर रहा है, गली मोहल्ले में हो रहा है, झुग्गी झोपड़ी में घटनाएं घट रही हैं, ठीक उन्हीं घटनाओं को मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी में, अपने उपन्यासों में रखा है। जब उस कहानी को, उस उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि यह काल्पनिक है, ठीक है। जैसे साउथ इंडियन फिल्में होती हैं या जो हिंदी फिल्म सिनेमा में है कि एक लात मारता है 10 लोग एक साथ उड़ जाते हैं, वह चीज़ नहीं है। जिन चीज़ को, जिन घटनाओं को हमारे आपके घर में घट रहा है, हमारे आप आसपास मोहल्ले में हो रहा है, उन चीज़ों को इन्होंने लिखा है, दिखाया है। इसलिए जब इनकी कहानी, इनके उपन्यास को पढ़िए तो ऐसा लगता है कि घटनाएं घट रही कहीं, या घटनाएं घट चुकी हैं कहीं हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, कहीं झुग्गी झोपड़ी में। सारी घटनाएं आपको, एक भी आपको कपोल कल्पित, काल्पनिक नहीं लगेगी। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? अब बनिए का अर्थात पहले लोग उधार लेते थे, बनिया से उधार ले लिए, बनिया मांगने आता था, धीरे से खिसक लेते थे, पैसा नहीं दे रहता था या रहता भी था, कुछ लोग सोचते थे तब देंगे अब देंगे, इस तरह से, ठीक है। और यह चीज़ तगादे वाला, जो लोग आते हैं उसे पैसा मांगने आते हैं, उसे तगादा कहते हैं। और यह पूस की रात में भी रहता है, उसके पास 2.5 या 3 रुपये की पैसे रहते हैं, कंबल खरीदना चाहता है, चद्दर उसकी फटी हुई है, लेकिन उधर जो पैसा उसको जिससे उधार लिया रहता है वो मांगने आता है। तो उस कहानी को देखेंगे तो अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास कौन थे? सूरदास के ही साथ में रहने वाले अष्ट छाप के कवि थे। इन्होंने, इन 8 कवि थे जो एक साथ में थे, जो कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले, तो सब संत लोग थे। वो लोग भी फतेहपुर सिकरी किसका दरबार था? अकबर का दरबार था। उसमें जाते आते थे, कुछ मिल जाता था, तो लोग बार बार आने जाने से क्या था, जूते घिस जाते थे। अब उन्होंने कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, पता नहीं कुछ मिला कि नहीं मिला, आवत जात पनहिया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। आवत जात, आते जाते, पनहिया, पनही किसको बोलते हैं? जूते को। तो आवत जात पनहिया घिस गई बिसर गयो हरि नाम, आते जाते पनही घिस गई और भगवान का नाम भी भूल गए, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम पार्ट 1 पहला समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में अगले दिन हम लोग देखेंगे शेष भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।